नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीडियो गुरु क्लास में। आज की बात करते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट टूल्स के बारे में डिस्कशन किया था और डायरेक्ट टूल्स में भी हमने देखा था सीआरआर, एसएलआर एंड रीफाइनेंस फैसिलिटी। आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी इनडायरेक्ट टूल्स हैं उनको। और एक बात समझिएगा, एक एक टूल को डिटेल में समझेंगे और उन टूल्स के माध्यम से एक एक चीज ये समझेंगे एग्जैक्टली कि मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल किया कैसे जाता है। तो स्टार्ट करेंगे यहां पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के साथ। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी समझने से पहले हमें यहां पर दो बातों को ध्यान में रखना होगा। रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देन फिर एग्जैक्टली हम समझ पाएंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है। स्टार्ट करते हैं यहां पर रेपो रेट के साथ। रेपो रेट की बात करें तो आज हम फरवरी 2019 में खड़े हुए हैं। तो एट प्रेजेंट अगर मैं बात करता हूं तो रेपो रेट चल रही है आपकी 6.25%। एज पर 6 बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एग्जैक्ट या प्रेजेंट रेपो रेट इज 6.25%। इसी को हम बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन रेट। अब समझना, एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, अगर मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है या मुझे लोन चाहिए तो मैं कहां पर जाऊंगा? मैं बैंक में जाऊंगा। ये सभी को पता है। एक कस्टमर या एक नॉर्मल पर्सन, एक आम नागरिक को पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक में जाता है और लोन लेता है। किस तरीके से लोन लेता है? वो कुछ ना कुछ वहां पर गिरवी रखता होगा, कुछ ना कुछ मॉर्गेज करता होगा और बदले में कह सकते हैं उसको लोन दिया जाता होगा। ये सभी को पता है। और जब वो लोन लेता है तो उस लोन पर उसे कुछ ना कुछ ब्याज के रूप में भी पैसा देना पड़ता है, मतलब इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो एक आम व्यक्ति यदि बैंक में जा रहा है और वो लोन ले रहा है तो उसे कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ रहा है, देन उसे लोन का अमाउंट मिल रहा है और बदले में मेरे भाई इसको ब्याज भी पे करनी पड़ेगी। अब यही बैंक की बात कर लेते हैं। एक आम व्यक्ति से तो समझ में आ गया। अब हम यहां पर बात करते हैं बैंक की। अब बैंक को पैसे की जरूरत है, बैंक कहां पर जाएगा? सर बैंक जाएगा आरबीआई के पास। अब जब आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई उसे क्या देगा? लोन देगा। अब इस लोन के बदले में उसे कुछ ना कुछ तो मॉर्गेज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। ये तो लाजमी है। मतलब जो एक आम नागरिक के केस में होता है वही यहां पर आरबीआई और बैंक के केस में भी होगा और बदले में यहां पर बैंक को ब्याज भी देनी पड़ेगी। ओके, मतलब यहां पर कोई ना कोई ब्याज की दर भी होगी। बिल्कुल सर, ब्याज की दर भी होगी। अब वही ब्याज की दर का हम यहां पर डिस्कशन करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्कशन करेंगे जिस पर कि एक बैंक आरबीआई से लोन लेता है। सबसे पहले बात यहां पर की गई है रेपो रेट की। रेपो रेट में दो किरदार होते हैं, एक होता है बैंक और एक होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब बैंक ने कहा आरबीआई से, अरे भाई मेरे आरबीआई, हाँ भाई मेरे बैंक, तो क्या हुआ? काहे घबरा रहे हो भैया? हमें पैसा की जरूरत आन पड़ी है, हमें कुछ पैसे की जरूरत है। तो आरबीआई ने यहां पर इसको क्या दे दिया? लोन दे दिया। सिंपल शब्दों में समझिएगा, लोन यहां पर दे दिया। अब यहां पर ये क्या देगा? सर यहां पर ये देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब आरबीआई पैसा देगा तो बदले में इसे क्या रखनी पड़ेगी? गिरवी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ेंगी और इसी लोन के अगेंस्ट में इसे यहां पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। समझिएगा बहुत सिंपल शब्दों में। अब यहां पर स्टार्ट होती है कि भाई मेरे इस इंटरेस्ट की रेट क्या होगी? इस इंटरेस्ट की रेट होगी आपकी रेपो रेट। रेपो रेट है क्या? सर रेपो रेट है ब्याज की दर। मेरे शब्दों पे जरा गौर फरमाइएगा। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट एक है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यह वह ब्याज की दर है जिस पर कि बैंक आरबीआई से लोन लेता है। यह वह दर है जिस पर कि बैंक आरबीआई से लोन लेता है। मतलब क्या हुआ कि रेपो रेट इज अ रेट, रेपो रेट इज अ रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक, एट विच बैंक takes money from RBI, at which banks take a loan from RBI। रेपो दर वह दर होती है, मेरे शब्दों पे गौर फरमाइएगा, रेपो दर वह दर होती है जिस पर कि बैंक आरबीआई से ऋण लेता है। सर कितना ऋण ले सकता है? सर कितना ऋण ले सकता है? यह भी तो एक सोचने वाली बात है। और कितने समय के लिए ऋण ले सकता है? तो यहां पर देखिए 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं।
सबसे पहले रेपो रेट चल कितनी रही है सर? रेपो रेट चल रही 6.25% एज पर 6th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19। याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की 6th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के आधार पर अगर बात करें वर्तमान में रेपो दर आपकी चल रही 6.25%। इसके अंतर्गत जो लोन लिया जाता है वो अप टू 90 डेज के लिए लिया जाता है। और यहां पर बात करें मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना होगा, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना होगा, मैक्सिमम कितने तक का यहां पर पैसा लिया जा सकता है? तो याद रखना है 0.5% ऑफ NDTL। मतलब यहां पर बात करते हैं एग्जांपल के तौर पर, यह है एसबीआई। एसबीआई पहुंचता है आरबीआई के पास, रजनीश कुमार पहुंचते हैं शक्तिकांत दास के पास, अरे बेटा शक्ति मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। वो कहते हैं क्या हुआ भैया रजनीश, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जो तुझे मेरे पास आने की जरूरत पड़ गई? तो वो कहते हैं कि भैया मुझे लोन चाहिए। मतलब कौन ने कहा? एसबीआई ने कहा आरबीआई से कि मुझे लोन चाहिए। तो कहते ओके मिलेगा लोन, बट मेरे दोस्त पहले अपनी तेरे को क्या बतानी पड़ेगी? एनडीटीएल। इन्होंने बता दिया मेरी एनडीटीएल है 1 लाख करोड़। एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं 1 लाख करोड़ यहां पर एनडीटीएल है। ये 1 लाख करोड़ मत करिए, इसे 1 लाख रुपए मान लीजिए, 1 लाख एनडीटीएल है। तो तुरंत की तुरंत यहां पर शक्तिकांत दास कहते हैं कि तुझे इसका मिलेगा 0.5%। मतलब क्यों मुझे 0.5% मिलेगा? अब वो गुस्सा हो गया कि मुझे क्यों 0.5% मिलेगा। तो उन्होंने कहा तुम लोन किस रेट पर लेना चाहते हो? रेपो रेट पर। कितने समय के लिए लेना चाहते हो? 90 दिन से कम के लिए। पहली चीज, कितने समय के लिए लेना चाहते हो? 90 दिन से कम के लिए। तो मिलेगा किस पर? रेपो रेट पर आपको लोन मिलेगा। अब यहां पर तुरंत उनको बताया गया कि रेपो रेट के अंतर्गत जो मैक्सिमम लोन होता है वो 0.5% ऑफ एनडीटीएल होता है। तो बैंक की एनडीटीएल कितनी थी? 1 लाख रुपए। इसका 0.5% निकालिए, 0.5% निकाले तो भैया इस पॉइंट को हटाइए, यहां पर 10 लिख दीजिए, यहां पर 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 3 जीरो यहां से हट गए। तो यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर भैया 100 करोड़ रुपए, इसे करोड़ में कर लीजिए, 100 करोड़ रुपए यहां पर एसबीआई को लोन मिल जाएगा। अब समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली क्या होगा। इस 100 करोड़ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा वो रेपो रेट लगेगा, और ये अपना होता है ओवरऑल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में एक चीज समझने वाली है कि इसे रीपर्चेज ऑप्शन रेट क्यों कहा जाता है। जो बैंक सिक्योरिटीज यहां पर मॉर्गेज करता है उसको बाद में वो रीपर्चेज करता है, इसलिए इसे बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन रेट। जैसे ही बैंक इस लोन अमाउंट को चुका देगा, जैसे ही बैंक इस लोन अमाउंट को चुका देगा, तो आरबीआई भी तो भैया बहुत बढ़िया पर्सन है, वो यहां पर इसकी सिक्योरिटीज को भी वापस कर देगा। यही सोचकर एग्रीमेंट किया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं अलग शब्दों में रीपर्चेज एग्रीमेंट। या दूसरे शब्दों में बात करो, सिंपली एक एक करके समझ लेते हैं। रेपो रेट का मतलब रीपर्चेज ऑप्शन रेट या रीपर्चेज एग्रीमेंट या इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह ब्याज की दर है। यह वह ब्याज की दर होती है, या यूं कहें रेपो रेट इज अ रेट एट विच बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर अ पीरियड अप टू 90 डेज, for a period up to 90 days and maximum loan amount is up to 0.5% of NDTL। मतलब इसके अंतर्गत 90 दिन तक के लिए लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, और मैक्सिमम जो लोन अमाउंट रहता है वो 0.5% ऑफ एनडीटीएल रहता है। आई होप सो गाइज यहां तक सारी चीजें आपके क्लियर होंगी, क्या मतलब होता है रेपो रेट का। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, इसका मनी फ्लो के साथ रिलेशन क्या है। यहां तक तो हमारे क्लियर आ गया कि रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर कि बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं 90 दिन के लिए, और मैक्सिमम जो लोन मिलता है वो 0.5% ऑफ एनडीटीएल मिलता है। ये तो सभी के समझ में आ गया। अब यहां पर यह है कि अगर आरबीआई ने यहां पर केस 1 मान लेते हैं कि रेपो रेट को बढ़ाकर कर दिया 7%, तो मार्केट में मनी फ्लो पे क्या असर पड़ेगा? मार्केट में मनी फ्लो पे क्या असर पड़ेगा? कल ही हमने डिस्कस किया था कि सीआरआर और एसएलआर का मनी फ्लो के साथ जो रिलेशन है जस्ट अपोजिट है, जस्ट इनवर्स है। कुछ भी बढ़ा दीजिए और जो आपका कह सकते हैं कि मनी फ्लो वो कम हो जाएगा, और कुछ भी डिक्रीज कर दीजिए, मतलब सीआरआर एसएलआर में कुछ भी डिक्रीज कर दीजिए, आपका मनी फ्लो मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा। ये सभी के क्लियर हो चुका है। यही रिलेशन होता है यहां पर रेपो रेट का भी मनी फ्लो के साथ बिल्कुल अपोजिट। रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी फ्लो यहां पर कम हो जाएगा, और रेपो रेट कम होगा तो मार्केट में मनी फ्लो आपका बढ़ जाएगा। कैसे सर? देखिएगा, समझिएगा। रेपो रेट वो रेट जिस पर कि बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं।
जब बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं और ब्याज ज्यादा दे रहे हैं, मतलब कि लोन जो है वो उनके लिए महंगा हो रहा, तो वो आगे जो कस्टमर को ट्रांसफर करेंगे या कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेंगे जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो चार्ज करेंगे, तो क्या वो सस्ता होगा? मतलब वहां पर भी वो हायर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मतलब अगर बैंक को हायर इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो यहां पर आगे कस्टमर को भी बैंक के रेट पर प्रोवाइड करेंगे, हायर इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करेंगे। और जब कभी भी हायर इंटरेस्ट पे लोन जाएगा या महंगा लोन जाएगा तो मार्केट में लोग कम परचेज करते हैं, और कम परचेज करेंगे तो मार्केट में मनी फ्लो डाउन हो जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स करिए। आरबीआई ने कहा, कल ही अनाउंसमेंट आया आरबीआई का, मान लेते हैं कि कल से जो रेपो रेट है वो कम करके 5.5% या 6% कर दी जाएगी। अब होगा क्या? बैंक भाई खुश हो रहे हैं, अरे भैया क्या बात है, मजा आ गया भैया, हमें तो लोन बड़ा सस्ता मिलेगा। अरे फिर देखिए कस्टमर तो और है, क्या बात है भैया, बैंक को सस्ता मिलेगा तो हमको भी सस्ता मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही रेपो रेट डाउन होगा, रेपो रेट डाउन होने का मतलब यह हो गया कि बैंकों को मिलने वाला जो लोन है वो सस्ता हो जाएगा, और जब लोन सस्ता होगा क्योंकि उस पर इंटरेस्ट कम पे करनी पड़ेगी, तो आगे वो कस्टमर को भी कम इंटरेस्ट पर ही लोन प्रोवाइड करेंगे, और इससे मार्केट में कहते हैं एक तरीके से मनी फ्लो बढ़ जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा। रेपो रेट और मनी फ्लो का जो रिलेशन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। कुछ भी इंक्रीज करिए, रेपो रेट में इंक्रीमेंट करिए, मनी फ्लो डाउन होगा, रेपो रेट को डिक्रीज करिए, मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैंने कहा था आपसे कि एलएएस समझने से पहले दो पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। एक रहा रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट सभी के क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं यहां पर रिवर्स रेपो रेट को समझने के लिए। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट मतलब वह दर जिस पर की कॉमर्शियल बैंक है, जिस पर की बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। ये समझ में सभी के आ गया। अब रिवर्स लगा लीजिए तो मतलब क्या हुआ कि वह रेट जिस पर की आरबीआई बैंक से लोन लेता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। यहां पर रिवर्स रेपो रेट का मतलब कुछ और है। वो क्या है वो देखते हैं। एक आपने सुना होगा कि जब हमारे पास एक्सेस मनी होती है या हमारे पास सरप्लस मनी होती है, या सिंपल शब्दों में कहें ज्यादा पैसा होता है, तो मेरे भैया क्या करते हैं हम क्या करते हैं, उसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं। और जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक बदले में हमें देता है उस पर इंटरेस्ट। यही यहां पर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट लागू होता है बैंक पे और आरबीआई पे। जब बैंक के पास सरप्लस मनी होती है या एक्सेस लिक्विडिटी होती है या एक्सेस मनी होती है, तो वह उसे कहां पर रखता है? आरबीआई के पास। आरबीआई बदले में उन्हें देता है इंटरेस्ट, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वह अमाउंट देता है उसे हम बोलते हैं यहां पर, या जिसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं यहां पर रिवर्स रेपो रेट। किरदार दोबारा से अपने पास है बैंक, और किरदार दोबारा से अपने पास यहां पर है आरबीआई। अब यहां पर देखिएगा एरो कुछ अलग तरीके से बनेगा। पैसा दिया गया बैंक के द्वारा, कौन सा पैसा? सरप्लस मनी। सरप्लस मनी मतलब एक्सेस मनी, एक्सेस मनी, ठीक है, या एक्सेस लिक्विडिटी, बात एक ही है, सभी का मतलब एक है। बदले में आरबीआई यहां पर क्या देगा? सर बदले में आरबीआई यहां पर देगा इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट का कोई ना कोई क्या होगा? रेट होगा। इसी रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर। और वर्तमान की बात करते हैं तो रिवर्स रेपो रेट आपका रेपो रेट से 0.25% कम कर दीजिए, 6.00% अभी आपका रिवर्स रेपो रेट चल रहा है। डेफिनेशन को समझेंगे। रिवर्स रेपो रेट वह रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट वह रेट होती है या वह दर होती है जिस पर कि बैंक अपनी एक्सेस मनी को आरबीआई को देते हैं या आरबीआई के पास रखते हैं। बदले में आरबीआई जिस इंटरेस्ट की रेट से, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट देता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं यहां पर रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर कि कॉमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी को आरबीआई के पास रखते हैं। आएंगे अभी डिटेल में, डेफिनेशन को भी देखेंगे, बट सिंपल शब्दों में क्लियर होना चाहिए कि रेपो रेट मतलब वह रेट जिस पर कि कॉमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं? आरबीआई से लोन ले रहे हैं अप टू 90 डेज और मैक्सिमम 0.5% ऑफ एनडीटीएल, और वहां पर कोई ना कोई सिक्योरिटीज मॉर्गेज करनी पड़ रही, इसलिए बोला गया रीपर्चेज ऑप्शन रेट। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो इस केस में बैंक अपनी एक्सेस मनी को, एक्स्ट्रा मनी को, एक्सेस लिक्विडिटी को आरबीआई के पास रखते हैं। बदले में आरबीआई उन्हें देता है ब्याज, और जिस ब्याज की और जिस दर से वह ब्याज देता है उस दर को, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। आई होप सो क्लियर होगा। एक और पॉइंट, सर इसका मनी फ्लो के साथ रिलेशन कैसा है? मेरे दोस्त इसका भी रिलेशन नेगेटिव है, इसका भी रिलेशन अपोजिट है, इसका भी रिलेशन इनवर्स है। सर इसका कैसे है जरा देखिएगा। रिवर्स रेपो रेट
अभी चल रही 6.56%, इसे बढ़ाकर कर दीजिए 6.5%, होगा क्या? जैसे ही 6.5% करेंगे बैंकों के चेहरे पे खुशी देखिए, क्या बात है यार, ऐसा लगेगा जैसा कि जिंदगी मिल गई। कैसे? रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी गई, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी गई, बैंक के दिमाग में आ गया, अरे यार यहां पर तो पैसे रखना, इन्वेस्ट करना बहुत बेहतर है, अगर हम यहां पर पैसा रखेंगे तो आरबीआई से हमें ब्याज ज्यादा मिलेगी। एक बात समझ लीजिए, आरबीआई के पास पैसा रखना सिक्योर्ड कि अनसिक्योर्ड? सर बिल्कुल सिक्योर्ड। और मार्केट में इन्वेस्ट करना क्या सिक्योर्ड कि अनसिक्योर्ड? सर एक बार के लिए हायर रिटर्न तो मिलेगा बट इनसिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी इतनी नहीं होती जितनी की कह सकते हैं आरबीआई के पास रखने में होती है। तो अक्सर बैंक क्या करते हैं, जब कभी भी आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाता है या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाता है तो वो जो मनी होती है उसको ज्यादा से ज्यादा आरबीआई के पास रखता है, और जब ज्यादा से ज्यादा आरबीआई के पास रखेगा तो मेरे दोस्त खुद के पास अवेलेबल अमाउंट क्या होगा? कम होगा। और अवेलेबल अमाउंट जब कम होगा तो सभी को पता है मार्केट में पैसा भी कम दिया जाएगा, और मार्केट में पैसा कम दिया जाएगा तो मतलब कि मार्केट में मनी फ्लो डाउन हो जाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट जैसे ही बढ़ती है बैंक अपना पैसा कहां रखना स्टार्ट करते हैं? आरबीआई के पास ज्यादा से ज्यादा। तो मार्केट में मनी फ्लो क्या होता है? डाउन होता है। और जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम होती है, बैंकों को रिटर्न मिलना हो गया कम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या होगा? बैंक कम से कम पैसा आरबीआई के पास रखेंगे, और जब कम से कम पैसा आरबीआई के पास रखेंगे तो अवेलेबल अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अवेलेबल अमाउंट बढ़ जाएगा तो मेरे दोस्त मार्केट में भी मनी फ्लो आपका बढ़ जाएगा। ये कहलाते हैं हमारी रिवर्स रेपो रेट रिलेटेड मनी फ्लो से रिलेशन। आई होप सो क्लियर होगा रिवर्स रेपो रेट क्या है और इसका मनी फ्लो से रिलेशन क्या है। रेपो रेट क्लियर, रिवर्स रेपो रेट क्लियर। अब वापस चलते हैं एलएएफ की तरफ कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है यहां पर एलएएफ का। एलएएफ की बात करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। एलएएफ के माध्यम से कहा जाता है, या यूं कहें एलएएफ के अंतर्गत दो कंपोनेंट आते हैं, एक रहता है आपका रेपो रेट और दूसरा रहता है यहां पर रिवर्स रेपो रेट। और इन दोनों ही कंपोनेंट के माध्यम से क्या करता है आरबीआई? मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। तो सिंपल शब्दों में एलएएफ का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज कॉल्ड दी एलएएफ या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएएफ के दो घटक होते हैं, एक रेपो दर और दूसरा रिवर्स रेपो दर। एंड बाय रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो दर या रेपो दर, बाय कंट्रोलिंग दीज रेट्स, इन रेट्स को कंट्रोल करके आरबीआई क्या करता है? आरबीआई कंट्रोल दी मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, मनी फ्लो इन द मार्केट। तो एलएएफ एक फैसिलिटी है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट एलएएफ एक फैसिलिटी है जिसके माध्यम से आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का उपयोग करके बाजार में जो मुद्रा का प्रवाह है उसे नियंत्रित करने का कार्य करता है। एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं। रेपो रेट इज अ रेट, रेपो रेट इज अ रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक, जरा गौर से सुनिएगा, रेपो रेट इज अ रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरो मनी, मतलब उधार लेते, बोरो मनी मतलब टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर अ पीरियड अप टू 90 डेज। मतलब रेपो रेट के अंतर्गत जो लोन मिलता है वो आपका 90 दिन या उससे कम के लिए यहां पर दिया जाता है। एंड यहां पर बोला गया कि मिनिमम मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम लोन कितना मिलता है? 0.5% ऑफ एनडीटीएल। तो यहां पर क्लियर होना चाहिए एग्जैक्टली रेपो रेट होती क्या है, कितने समय के लिए इसके अंतर्गत लोन दिया जाता है, और यहां पर मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना रहता है। रिवर्स रेपो रेट की यहां पर बात करते हैं जिसको हम रिवर्स रेपो दर भी कहते हैं, जो वर्तमान में 6% चल रही, और रेपो रेट की बात करें वो 6.25% है। रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट at which, yeah, reverse repo rate is the rate of interest on which commercial bank deposit its surplus money with RBI। बहुत शानदार स्टेटमेंट लिखा है कि रिवर्स रेपो दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त जमा पूंजी है जिसको हम बोल सकते हैं एक्सेस मनी, सरप्लस मनी, उसको आरबीआई के पास जमा करता है, और बदले में जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कह सकते हैं अमाउंट मिलता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बोलते हैं यहां पर रिवर्स रेपो रेट। अब यहां पर बारी है बैंक रेट समझने की। रेपो रेट क्लियर हुआ, रिवर्स रेपो रेट क्लियर हुआ, अब समझेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रेट। बैंक रेट होता क्या है? एक बात बताइए, अगर मुझे 90 डेज के लिए लोन चाहिए, आई एम अ बैंक, अगर मुझे 90 डेज के लिए लोन चाहिए, आई हैव ऑप्शन रेपो रेट, मेरे पास एक ऑप्शन है रेपो रेट। अगर मुझे मोर देन 90 डेज के लिए लोन चाहिए तो मेरे पास ऑप्शन है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर कि बैंक आरबीआई से मोर देन 90 डेज के लिए, मोर देन 90 डेज के लिए लोन लेते हैं।
क्या सर यहां पर कोई सिक्योरिटी गिरवी रखने की रिक्वायरमेंट नहीं, यहां पर कोई भी सिक्योरिटी मॉर्गेज नहीं की जाती है। बड़े गौर से सुनिएगा, एक तरीके से मैं रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस भी बताता चल रहा हूं। रेपो रेट में जो लोन मिलता है वो आपका 90 दिन या उससे कम के लिए मिलता है, और बैंक रेट में जो लोन मिलता है वो आपका 90 दिन से ज्यादा के लिए मिलता है। रेपो रेट की बात करें तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ, मतलब आपसे यहां पर मेरा बैंक से है, बैंक को कुछ ना कुछ मॉर्गेज करना पड़ेगा, बट बैंक रेट में कुछ भी मॉर्गेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ भी गिरवी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तीसरा पॉइंट, सर क्या बैंक रेट में मैक्सिमम कोई सीलिंग है? मेरे दोस्त ना, रेपो रेट में लिखा है 0.5% ऑफ एडीटीएल, बट यहां पर मैक्सिमम की कोई बात नहीं की गई। तो क्या मतलब हुआ? फिर किरदार बनाते हैं बैंक को और फिर किरदार बनाते हैं यहां पर आरबीआई को। समझिएगा, व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट क्या है? बैंक रेट है ब्याज की दर, मतलब बैंक रेट भी क्या है? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस पर आरबीआई क्या करता है? लोन देता है, और बदले में यहां पर बैंक क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं, और इस इंटरेस्ट की रेट को बोलते हैं हम यहां पर बैंक रेट। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। बैंक दर वह दर होती है, बैंक दर वह दर होती है जिस पर कि बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, और बदले में जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन का पेमेंट किया जाता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे किया जाता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहां पर बोलते हैं बैंक दर। बैंक दर वह दर होती है जिस पर कि बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। सिंपल शब्दों में इतना आपको याद करते हुए चलना है। इसके अंतर्गत कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि कितना 0.5% या 0.1% या 0.2% ऑफ एनडीटीएल या 2% ऑफ एनडीटीएल, मतलब कोई मैक्सिमम यहां पर सीलिंग नहीं है, और इसके अंतर्गत कुछ भी सिक्योरिटी गिरवी रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक रिलेशन बता रहा हूं मैं आपको, और यहां पर बैंक रेट। रेपो रेट जो वर्तमान में चल रही है वो आपकी 6.25% है। अब यहां पर जो डिफरेंस रहता है वो 0.25% का रहता है। रेपो रेट से बैंक रेट प्लस कर दीजिए 0.25%, तो आपका यहां पर बन जाएगा 6.50%। तो वर्तमान में जो आपकी बैंक रेट है वो 6.50% है। रेपो रेट से कम कर दीजिए 0.25%, तो आपकी रिवर्स रेपो रेट बन जाती है 6%। इसे हम बोलते हैं कॉरिडोर। द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज कॉल्ड द कॉरिडोर। सिंपल शब्दों में रेपो रेट से बैंक रेट कितनी ज्यादा है? 0.25% प्लस करिएगा, और यहां पर रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट कितनी कम है? 0.25%। पहले डिफरेंस 1% का होता था, फिर यहां पर डिफरेंस 0.50 का हुआ, अब इसे डिफरेंस को 0.25% यहां पर कर दिया गया है। 1% अक्सर आप सुनेंगे तो यहां पर लिखा मिलेगा 100 बेसिस पॉइंट, 100 बीपी। जब कभी भी आरबीआई या बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करते हैं तो वहां पर ये नहीं बोलते इतना परसेंट कम किया, वहां पर बोलते हैं 25 बेसिस पॉइंट कम किया। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया 0.25% यहां पर रिड्यूस कर दिया। तो आपको भी याद रखना है 100 या 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट होता है। ये अभी सिर्फ एक पॉइंट रहा। अब आते हैं यहां पर बैंक रेट की दूसरी डेफिनेशन पे। बैंक रेट के बहुत सारे यूज हैं, एक एक करके सारे यूज को हम यहां पर देखेंगे। दूसरा यूज क्या है? बैंक्स के लिए बोला गया है मेरे दोस्त कि उन्हें सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना है, और अगर बैंक की बात करें, अगर वो एसएलआर और सीआरआर मेंटेन नहीं करते उस केस में क्या होगा? सोचिएगा, ये सोचना जरूरी है। बैंक को बोला कि मेरे भाई तुमको सीआरआर 4% मेंटेन करना है, और बैंक को बोला गया मेरे भाई आरबीआई के द्वारा कि तुम्हें एसएलआर 19.25% मेंटेन करना है। किसी कारणवश वो नहीं मेंटेन कर पाए, तब क्या होगा? सर उनके ऊपर तब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तब उनके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी तो लगनी चाहिए। अब पेनल्टी के लिए सर कौन सी रेट यूज की जाएगी? उस रेट को बोलेंगे यहां पर बैंक रेट। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर पेनल्टी लगाई जाती है बैंक्स पे, अगर वो सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं कर पाते तो उस वो रेट को बोलते हैं हम यहां पर बैंक रेट। कैसे लगती है वो देखना। फर्स्ट डे जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी बैंक रेट प्लस 3%। मतलब क्या हुआ? बैंक रेट अभी चल रही है आपकी 6.50% प्लस 3% ऐड करेंगे तो यहां पर बनता है आपका 19.50%। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पर एनम है, ये पर एनम है यहां पर, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड डे क्या होगा सर? सेकेंड डे होगा बैंक रेट प्लस 5%। बैंक रेट कितनी चल रही है अभी? 6.50 प्लस 5% आप यहां पर करते हैं तो 5% करने पर आपका कितना बैठेगा? 5% करने पर आपका यहां पर बैठता है 11.50%। यहां तक सभी के क्लियर होना चाहिए। 6 और 5 11.50%। तीसरे दिन क्या होगा सर? थर्ड डे यहां पर लीगल एक्शन ले लिया जाएगा।
मेरा कहने का पर्पस क्या है? मेरा कहने का पर्पस यह है कि बैंक रेट का इस्तेमाल लोन लेने के लिए किया जाता है आरबीआई से। बैंक रेट का इस्तेमाल यहां पर एक पैनल रेट के रूप में भी किया जाता है। अगर बैंक सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं करते तो आरबीआई उनके ऊपर पेनल्टी लगाता है और पेनल्टी की जो रेट कैलकुलेट होती है वो बैंक रेट के बेसिस पे होती है। फर्स्ट डे जो पेनल्टी लगती है वो बैंक रेट प्लस 3% लगती है, जो बैंक रेट चल रही होगी। अभी वर्तमान में 6.50 है, तो यहां पर पैनल रेट निकल कर आती है फर्स्ट डे की 9.50। सेकेंड डे निकल कर आती है बैंक रेट प्लस 5% अगर करते हैं तो 6.50 प्लस 5% इज इक्वल टू 11.50। और थर्ड डे तो यहां पर लीगल एक्शन ले लिया जाता है। यह रहा सेकेंड यूज। अब बढ़ते हैं यहां पर थर्ड यूज की तरफ। एक आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, बैंक रेट इज अ रेट at which RBI is ready to rediscount bill of exchange। उसी डेफिनेशन को यहां पर समझेंगे कि एग्जैक्टली इतनी टिपिकल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। बट उसे समझने से पहले मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। आपको याद है वो दिन जिस दिन मैंने आपके साथ टाइप्स ऑफ एडवांसेस डिस्कस किया था? अरे सर बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से याद है। उस दिन एक टॉपिक डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, बिल डिस्काउंटेड। उसी बिल डिस्काउंटेड का जो टॉपिक है उसी को आगे बढ़ाएंगे और यहां पर समझेंगे कि वहां पर बैंक रेट का यूज क्या है। याद करिए उस दिन एग्जाम्पल में हमारे मिस्टर लालू जी थे और यहां पर मिसेस लालू जी थी। दोनों ही कहां पर गए थे सर? दोनों ही ये कहां पर गए थे? दोनों ही ये रेस्टोरेंट में गए थे और वहां पर रेस्टोरेंट का ओनर भी था। इन्होंने सर बहुत सारा ऑर्डर किया था और उसके बाद इनका एक बिल बना था। और सर ये बिल बना था 10,000 रुपीज का। सर हमें बिल्कुल एक एक चीज याद है, 10,000 रुपए का ये बिल बना था। और मानकर चलते हैं आज की डेट की बात कर लेते, आज ही गए थे। आज की डेट है 1/3/2019। अब क्या हुआ था इस केस में? इनके पास पैसे नहीं थे। याद रहे, इनके पास पैसे नहीं थे। जब इनके पास पैसे नहीं थे तो रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर लिखते हैं एक बिल, और इस बिल पर डेट डाल दी थी 10/3/2019। और अमाउंट कितना था इस बिल पर? सर 10,000 रुपए का था। समझना, इस केस में इस पार्टी के पास पैसे नहीं है और इस पार्टी को पेमेंट लेना है। जिस पार्टी को पेमेंट लेना है वो पार्टी इस वाली पार्टी के ऊपर क्या लिखेगी? एक बिल लिखेगी और इस बिल को इस पार्टी को देगी। इस बिल को इन्होंने एक्सेप्ट किया, देखा 10,000 रुपए का बिल है, 10/3/2019 इस पे लिखा है और इस बिल को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये इनको लौटा दिया। कहा मेरे भाई मेरे दोस्त एक काम करना, 10/3/2019 को बैंक में जाना और इसका पेमेंट ले लेना। जो ये बिल है इसका पेमेंट ले लेना, वो मेरे अकाउंट से डिडक्ट करके यहां पर पेमेंट दे देंगे। समझ में आ गया यहां तक? सर यहां तक समझ में आ गया। उस केस में, बिल डिस्काउंटेड के केस में हुआ क्या था? अगर यह व्यक्ति 10/3/2019 को पेमेंट लेने जाता तो इस बिल का इसे पूरा पेमेंट मिल जाता। बट यह व्यक्ति पहुंच गया 8/3/2019 को। जैसे ही ये व्यक्ति पहुंचा बैंक में, अरे भैया बैंक वाले बाबू जरा मुझको पैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल दिखा। उन्होंने बिल दिखाया, बिल पे लिखा था 10/3/2019 और 10/3/2019 लिखा था। तो मेरे भाई तुम 8/3/2019 को कैसे आ गए? बैंक वाले बाबू बोले तुम्हें पूरा पेमेंट मिलेगा, तो वो बोलते क्यों नहीं मिलेगा? जो व्यक्ति है जिनको लेना था उन्होंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा भैया मेरे 10/3 को आते बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसका पूरा पेमेंट आपको मिलता, क्योंकि जो शर्तें थी उस पर डेट लिखी थी 10/3/2019। बट तुम डेट से पहले आओगे तो इस पर काटा जाएगा एक डिस्काउंट। उसी को बोला था हमने यहां पर क्या? बिल डिस्काउंट। क्लियर हुआ? उसी को हमने यहां पर बोला था बिल डिस्काउंट। अब यहां पर समझना, 8/3/2019 को यह बिल कहां पहुंच गया? सर यह बिल इस व्यक्ति से पहुंच गया बैंक में। 8/3/2019 को यह बिल किस व्यक्ति के पास है? यह बैंक के पास है। अब सोचना, इस व्यक्ति को कोई ना कोई जरूरत पड़ी होगी तभी तो ये 8/3/2019 को पहुंचा। ये नहीं तो इसकी डेट क्या थी? 10/3/2019। अगर 10/3/2019 को जाता तो क्या पूरा पेमेंट नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता, क्यों नहीं मिलता? बट 10/3/2019 की बजाय ये पहुंचा 8/3/2019 को। इसलिए यहां पर बैंक ने क्या काटा? डिस्काउंट काटा और डिस्काउंट काट के इसे कुछ पैसे लौटा दिए। मानकर चलते हैं 9,500 रुपए यहां पर दे दिए। अलग अलग बैंक के अलग अलग डिस्काउंट के रेट होते हैं। अब ये बिल किसके पास है? सर ये वाला बिल है, अभी 10/3/2019 आई नहीं। ये बिल किसके पास है? सर ये बिल बैंक के पास है। अब बैंक को भी पैसे की जरूरत आन पड़ी, बैंक को भी पैसे की जरूरत आ गई। अब बैंक क्या करेगा? बैंक पहुंचा आरबीआई के पास। बैंक पहुंचा यहां पर आरबीआई के पास, कहता है बैंक से, आरबीआई से कि मुझे इस बिल के अगेंस्ट में चाहिए कुछ पैसा, इस बिल के अगेंस्ट में मुझे चाहिए कुछ पैसा। अब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई भी तो कोई ना कोई डिस्काउंट चार्ज करेगा, भाई उसे भी तो कुछ पैसा चाहिए ना, ऐसा फ्री में थोड़ी पैसा दे देगा। इस बिल के अगेंस्ट में यहां पर यह आरबीआई के पास पहुंचता है और आरबीआई को बिल देता है और आरबीआई यहां पर काटता है डिस्काउंट।
आरबीआई यहां पर काटता है डिस्काउंट, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंट काटेगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं हम यहां पर बैंक रेट. Bank rate is a rate at which RBI is ready to rediscount of bill of exchange. Is ready to rediscount of bill of exchange. कौन भैया? RBI. समझ में आया? किरदार समझ में आए सारे? एक व्यक्ति, इसके पास पैसे नहीं थे, एक व्यक्ति इसको पेमेंट लेना था. इस व्यक्ति ने क्या किया? इनके ऊपर एक बिल लिखा, इन्होंने एक्सेप्ट किया और कह दिया कि इस बिल को लेकर जाना 10/3/2019 को और बैंक से मेरे पेमेंट ले लेना. और इस व्यक्ति ने क्या करा? ये 8/3/2019 को ही पहुंच गया. जब 8/3/2019 को पहुंच गया डेट से पहले, तो बैंक ने कहा डेट से पहले आयो, कुछ ना कुछ डिस्काउंट काटेंगे. अलग अलग रेट बैंकों की होती हैं और उस रेट से डिस्काउंट काट के से 9,500 रुपए लौटा दिए. अब ये बिल पहुंच गया बैंक के पास. बैंक 10/3/2019 को पेमेंट पार्टी से ले लेगा, यहां से पेमेंट ले लेगा. बट बैंक को भी भैया पैसे की जरूरत आन पड़ी और बैंक का पहुंच गया आरबीआई के पास. बैंक जैसे ही आरबीआई के पास पहुंचा, आरबीआई ने कहा हम भी यहां पर काटेंगे कुछ ना कुछ डिस्काउंट, हमें भी तो रिटर्न चाहिए भैया जब इसके अगेंस्ट में पैसा दे रहे हैं. तो यहां पर जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से रीडिस्काउंट किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसे हम बोलते हैं यहां पर बैंक रेट. आई होप सो गाइस सारी चीजें आपके बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर होंगी. अभी हमने बैंक रेट के यूजेस समझे, उसी को यहां पर डेफिनेशन में समझते हैं. बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्काउंट रेट. क्यों है डिस्काउंट रेट? क्लियर हुआ ना? इसलिए क्योंकि इसी रेट पर आरबीआई रीडिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, विच इज रेट ऑफ interest taken by which is the rate of interest taken by central bank from the commercial bank on loans. मतलब यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब बैंक लोन के रूप में पैसा लेते हैं तो बदले में उन्हें ब्याज देनी पड़ती है. जिस ब्याज की दर होती है उसे यहां पर बैंक रेट बोलते हैं. और इस केस में 90 दिन से ज्यादा और 364 दिन के लिए ऋण दिया जाता है. ये ओवरऑल मैं बात करूं तो बैंक रेट की डेफिनेशन यहां पर रहती है. हिंदी में आप देख लीजिए और हिंदी में भी सभी के समझ में आ जाएगा. तो ओवरऑल हमारी बैंक रेट की डेफिनेशन क्लियर हुई. बैंक रेट के हमने यूजेस देख लिए. बैंक रेट के बेसिस पर ही यहां पर एक बैंक 90 दिन से ज्यादा के लिए लोन लेता है आरबीआई से. नो मैक्सिमम लिमिट इसकी कितना लिया जा सकता है, और यहां पर कुछ भी कोलेटरल की जरूरत नहीं होती, मतलब कुछ भी सिक्योरिटी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती. इसको पैनल रेट भी बोलते हैं इन केस आरबीआई, या इन केस बात करते हैं यहां पर बैंक की बात करें, बैंक सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं कर पाता, उस केस में आरबीआई पेनल्टी लगाता है. और पेनल्टी की जो रेट कैलकुलेट होती है वो बैंक रेट के बेसिस पे होती है. फर्स्ट डे चालू होगी बैंक रेट प्लस 3% से, सेकंड डे बैंक रेट प्लस 5% और थर्ड डे लीगल एक्शन ले लिया जाएगा. जितना अमाउंट कम होता है सीआरआर एसएलआर मेंटेन ना करने में, उसी अमाउंट पर यहां पर पेनल्टी लगती है. देन फिर हमने यहां पर समझा कि इसको हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं क्योंकि इसी रेट पर आरबीआई बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करता है. अभी हमने देखा रेपो रेट, कि रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर कि 90 डेज या उससे कम के लिए लोन दिया जाता है. और यहां पर जो मैक्सिमम लोन मिलता है वो 0.5% ऑफ एनडीटीएल मिलता है. और इस केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी मॉर्गेज करनी पड़ती हैं. ये हमने समझा था. नेक्स्ट बात करते हैं बैंक रेट की. बैंक रेट में मोर देन 90 डेज के लिए लोन मिलता है. ये पॉइंट सभी के क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है अमाउंट की, लोन ऑफ अमाउंट की बात करते हैं, और कुछ भी मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं होती. तीसरा आता है अपना मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. एमएसएफ वह रेट होती है जिस पर की बैंक आरबीआई से 1 डे या दूसरे शब्दों में कहें ओवरनाइट या 24 आवर्स के लिए लोन लेते हैं. बड़े ध्यान से सुनिएगा. इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, जो मैक्सिमम लोन मिलता है वो 2% ऑफ एनडीटीएल मिलता है. ये मैक्सिमम है, ठीक है. और इसके अलावा बात करें तो एक पॉइंट यहां पर मिनिमम का भी है. मिनिमम जो लोन मिलता है वो 1 करोड़ और मल्टीपल ऑफ 1 करोड़ मिलता है. मतलब 1 CR 2 CR 3 CR इस मल्टीपल में ही लोन दिया जाएगा. मिनिमम कितना? 1 करोड़ और मैक्सिमम कितना हुआ? 2% ऑफ एनडीटीएल. यहां पर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मॉर्गेज करनी पड़ती हैं. मेरा यहां पर इससे लिंक करने का पर्पस क्या है वो मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा. वो दिन याद करिए जिस दिन मैंने आपके साथ एसएलआर डिस्कस किया था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डिस्कस किया था. उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वो रेट होती है जिस पर कि यह वह अमाउंट होता है, या ये वह रेट होती है जिस पर कि कॉमर्शियल बैंक, यूं कहें कि एसएलआर इज अमाउंट ऑफ फंड दैट अ कॉमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद इटसेल्फ. एसएलआर वो अमाउंट होता है जो कि कॉमर्शियल बैंक को अपने पास, खुद के पास रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है. किन किन फॉर्म में सर? कैश में, गोल्ड में
और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। समझिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो SLR 19.25% जो मेंटेन करेंगे, या तो वो कैश में कर लें, या तो वो गोल्ड में कर लें, या तो फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर लें। ये उनके पास ऑप्शन होता है। अब मानकर चलते हैं यहां पर कि जो SLR का अमाउंट है वो यहां पर इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख रखा है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सोचिएगा, जरा दिमाग लगाइएगा, खुद को बैंक मानिएगा मेरे दोस्त, खुद को बैंक मानिए। आपकी बात करें, आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हैं और मान लेते हैं यहां पर 19.25 मतलब हो गया एक तरीके से 200 करोड़ रुपए। 200 क्या, 1925 करोड़ रुपए मान लो, ठीक है। 1925 करोड़ रुपए की आपके पास सिक्योरिटीज रखी हुई हैं। अब आपको लोन लेना है आरबीआई से। अब लोन लेने के लिए आप रेपो रेट के माध्यम से गए। रेपो रेट के माध्यम से आप जैसे लोन लेने आरबीआई का दरवाजा खटखटाते, मेरे भाई आरबीआई मुझे पैसा चाहिए रेपो रेट के माध्यम से, तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी फ्री में मिलेगा, कुछ ना कुछ तुम्हें सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो यहां पर बैंक ने कहा कि मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो रखी है SLR वाली, जो SLR का अमाउंट में मैंने रख रखी है, अलग तिजोरी SLR वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो SLR का पैसा रखना था मैंने SLR में, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है, क्या मैं उनका यूज कर सकता हूं? उन सिक्योरिटीज को गिरवी तुम्हारे पास रख सकता हूं? आरबीआई ने तुरंत कहा बैंक से, ना 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 ना, इस अमाउंट को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, मतलब कि इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तुम गिरवी नहीं रख सकते। क्या मतलब हुआ? SLR वाली सिक्योरिटीज का यूज रेपो रेट के माध्यम से लोन लेने के लिए मॉर्गेज में नहीं रखा जा सकता। मतलब SLR की सिक्योरिटीज को एक बैंक रेपो रेट के माध्यम से अगर लोन लेना चाहता है तो उस केस में गिरवी नहीं रख सकता। बट अगर कोई बैंक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट से लोन लेता है तो इन सिक्योरिटीज को वह गिरवी रख के लोन ले सकता। मतलब MSF के अंतर्गत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज SLR वाली रखी हुई हैं उनको मॉर्गेज किया जा सकता है। यह डिफरेंस सभी के क्लियर होना चाहिए। समझ में आया ना? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। क्यों, कैसे, क्या सर? फिर दोबारा बताइए। ऐसे एक बार और बता देंगे सर, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो मेरे दोस्त सुनिएगा, मतलब क्या था, SLR का पैसा आप कैश में रख लो, गोल्ड में रख लो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख लो। आपने 1925 करोड़ रुपए मानकर चलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली। अब इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप क्या गिरवी रख सकते हो? इसके थ्रू रेपो रेट के माध्यम से लोन ले सकते हो। तो आरबीआई ने क्लियर कहा कि रेपो रेट के माध्यम से अगर तुम्हें लोन लेना है तो उस केस में जो SLR वाली सिक्योरिटीज है इनका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, इनको यूज नहीं कर सकते। बट यहां पर आरबीआई ने कह दिया, बट अगर आप MSF के थ्रू लोन लेने आते हो तो उस केस में आप इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज कर सकते हो, जो कि आपने SLR में कह सकते हैं कि इन्वेस्ट कर रखी है SLR में, या SLR के माध्यम से SLR में जो पैसा इन्वेस्ट करना था, SLR के तौर पर रिजर्व जो रखना था, उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रखी हैं उनको आप मॉर्गेज करके मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू लोन ले सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं, एक बार डेफिनेशन में और समझ लेते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। समझिएगा जरा गौर से डेफिनेशन को, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा सभी के। इट इज अ रेट, यह वह दर है जिस पर कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी, मतलब कि बैंक आरबीआई से क्या लेते हैं? लोन। एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। किरदार वही है अपना, बैंक और आरबीआई। पैसा कौन देगा? पैसा लोन के रूप में देगा आरबीआई। बदले में बैंक क्या देगा? बदले में यहां पर देगा वो इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की बात करते हैं, एक कोई ना कोई होगी यहां पर रेट, और जिस रेट पर जो लोन दिया जाएगा उसे यहां पर बोलेंगे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फिर दोबारा समझना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वह रेट होती है जिस पर कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से एक दिन, 24 घंटे या ओवरनाइट के लिए लोन लेते हैं। इसमें जो मिनिमम लोन मिलता है वो 1 करोड़ और मल्टीपल ऑफ 1 करोड़ रहता है, और जो मैक्सिमम रहता है वो 2% ऑफ एनडीटीएल रहता है। यहां पर एक बात समझने वाली है कि इन बैंक को सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है, मॉर्गेज करनी पड़ती है। बिल्कुल, यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मॉर्गेज करनी पड़ती हैं, और यह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपकी SLR वाली भी हो सकती हैं। यहां पर आरबीआई ने क्लियर बोला है कि जो SLR वाली सिक्योरिटीज हैं उनको यूज करके आप MSF के माध्यम से लोन ले सकते हैं।